Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lab 2 of OOSE Object Oriented Software Engineering. And today's lab is based upon Rational Unified Process and Use Case Modeling. Last lab में हमने SRS का टेम्पलेट डिस्कस किया था, IEEE का टेम्पलेट, और उसमें मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स असाइन किए थे जो हमने क्लास में भी जिसके प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को डिस्कस किया था. हमने प्रोजेक्ट्स अब तक फाइनल कर लिए हैं. आगे जितना भी काम होगा हमारा वो उन प्रोजेक्ट की डायग्राम्स, मॉडलिंग और डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स को स्टडी करने का होगा. और जो टास्क होंगे उसमें आपने डिफरेंट डायग्राम्स बनानी होंगी सो दैट एट द एंड ऑफ द लैब्स एक डॉक्यूमेंट, मॉडलिंग, ये दोनों आर्टिफैक्ट्स हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं. रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल क्या होता है? आमतौर पे जो प्रोसेस मॉडल्स हमने पहले पढ़े हैं, इवन एवोल्यूशनरी, जो अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एवोल्यूशनरी पढ़ा है क्लास में, जितने भी प्रोसेस मॉडल्स हैं वो सारे डिफरेंट एक्टिविटीज को शो करते हैं. ठीक है, प्रोसेस या फेजेस को शो करते हैं. जो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है RUP, दैट इज डिफरेंट बिकॉज ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल हमें 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देता है. ठीक है, वन इज डायनेमिक पर्सपेक्टिव, सेकेंड पर्सपेक्टिव इज स्टैटिक पर्सपेक्टिव एंड द थर्ड वन इज प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव. सो दिस बेसिकली 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये हमें फेजेस या एक्टिविटीज के बारे में बताता है. RUP methodology is an example of a modern software process model that has been derived from the UML, Unified Modeling Language, and the associated Unified Software Development Process. RUP recognizes that conventional process model presents a single view of the process. Single view का मतलब ये है कि वो हमें एक static या practice perspective देते हैं. जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल्स पढ़े और डिफरेंट मॉडल्स पढ़े, वो हमें ये बताते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज हैं जो फुलफिल करनी है. सर्कुलर भी हो सकती हैं, लीनियर भी हो सकती हैं, सीक्वेंशियल भी हो सकती हैं, मींस के वो हमें एक्टिविटीज के बारे में बताता है. RUP कैसे डिफरेंट है इसके पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं. RUP इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव. ये इसकी लाइफ साइकिल मॉडल है जिसमें फेजेस शो हुए हुए हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के. डायनेमिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? अ डायनेमिक पर्सपेक्टिव दैट शोज द फेजेस ऑफ द मॉडल ओवर टाइम. टाइम के साथ साथ ये फेजेस को शो करता है. जैसे यहाँ पर देखें, ये डिफरेंट फेजेस लिखे हुए हैं: इंसेप्शन फेज, एलैबोरेशन फेज, कंस्ट्रक्शन फेज, ट्रांजिशन फेज. ठीक है, हर फेज को टाइम के हिसाब से, आइट्रेशंस के हिसाब से हम देख सकते हैं. ठीक है, ये ऐसा पर्सपेक्टिव है जो फेजेस भी बताता है और टाइम के साथ साथ बताता है कि डिफरेंट टाइम के पर्सपेक्टिव से हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं. टाइम के हिसाब से कौन कौन से पर्सपेक्टिव हमारे, कौन कौन सी एक्टिविटीज या फेजेस हमारे चल रहे होंगे. इसी तरह से स्टैटिक पर्सपेक्टिव, जो स्टैटिक पर्सपेक्टिव है दैट शोज द प्रोसेस एक्टिविटीज. ठीक है, कि अगर हम उसको ओवरऑल एक्टिविटीज की टर्म्स में देखें तो ये हमें स्टैटिक पर्सपेक्टिव बता रहा है. रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, एनालिसिस एंड डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है. फिर अगर हमने कुछ चेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट. इट मीन्स ये सारी चीजें वो हैं जो हमें स्टैटिक पर्सपेक्टिव बताती है कि प्रोसेस एक्टिविटीज के बारे में बताती है. कितने टाइम पे हमने प्रोसेस एक्टिविटी कौन सी पहले फुलफिल करनी है. पहले बिजनेस मॉडलिंग हमने स्टार्ट कर दी है क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होगा, क्या ये बिजनेस इतना करेगा या नहीं करेगा. दिस इज बिजनेस मॉडलिंग. बिजनेस मॉडलिंग के बाद जब हमारा थोड़ा सा हमने इसकी मार्केट स्टडी स्टार्ट कर दी तो फिर हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग स्टार्ट की. फिर इस तरह से देखें, जो एनालिसिस एंड डिजाइन वाला फेज है, ये जब रिक्वायरमेंट्स वंस हमने कुछ कलेक्ट कर ली हैं तो हमने एनालिसिस एंड डिजाइन भी पैरेलल में स्टार्ट कर दिया. इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन और इस तरह से बाकी सारे फेजेस को हमने कंटिन्यू किया हुआ है. इसी तरह से प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव दैट सजेस्ट गुड प्रैक्टिसेस टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, इसी तरह से एक प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव होगा जो हमें ये बताएगा कि इस प्रोसेस के बीच में इस तरह से हम अगर काम करें तो दैट वुड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स. इसके जो डिसिप्लिन, जो इसका स्टैटिक पर्सपेक्टिव है, स्टैटिक पर्सपेक्टिव के डिफरेंट फेजेस, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हम देखेंगे. इन एक्टिविटीज की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेप पहले होगा. उसके बाद फिर हम इसका जो डायनेमिक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम फेजेस यूज करते हैं ओवर टाइम, वो देखते हैं. ठीक है, पहले स्टैटिक पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं. बिजनेस मॉडलिंग. बिजनेस मॉडलिंग का मतलब है कि सबसे पहले जब हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करना है तो हमने उसके बिजनेस यूज केसेस बनाने, बिजनेस
केसेस बनाने हैं जिसके हिसाब से हमें आइडिया होगा कि इसकी मार्केट वैल्यू है या नहीं। इट मींस मार्केट स्टडी को इसके हिसाब से हमने ये काम करना है कि हमने मार्केट स्टडी देखनी है, ठीक है, मार्केट स्टडी करनी है। सो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस चेंज एक बिजनेस मॉडलिंग में व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग कि हम अपने जो यूज केसेस हैं या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम, दैट वुड बी बेटर, बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या हमें इसका इनफ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने फिजिबिलिटी देखनी है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने मार्केट ट्रेंड्स देखने हैं। सो ये सारी चीजें वो है जो बिजनेस मॉडलिंग में आएंगी। देन इज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब हमें आइडिया हो गया कि हाँ ये सिस्टम हम इंशाल्लाह बनाएंगे, इसमें हमें इनफ प्रॉफिट हो रहा है कि हम ये सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट्स है दैट इज रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन बेसिकली। थर्ड इज एनालिसिस एंड डिजाइन। सो एनालिसिस और डिजाइन में क्या होगा, एनालिसिस एंड डिजाइन में दो चीजें होती हैं। एनालिसिस में ये होता है कि अगर हम देखते हैं बेसिकली हमने एग्जामिन करना होता है या एनालाइज करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। सो अगर हमें लगता है कि ये रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट हैं या कॉन्फ्लिक्ट है रिक्वायरमेंट्स में, मींस कहीं पे आपने कोई और रिक्वायरमेंट दी हुई है और उसी रिक्वायरमेंट को आपने किसी और पॉइंट में किसी डिफरेंट वे में बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक ही रिक्वायरमेंट है R1, ठीक है, जिसमें मैं साइन अप के बटन की बात कर रही हूँ। तो R1 में मैंने R1 तो नहीं होगा, इट शुड बी लाइक R50 कर लेते हैं या R22 कर लेते हैं, 23। और इसमें आपने कहा हुआ है कि जो साइन अप का बटन है, यूजर जब साइन अप होगा तो ही शुड बी रीडायरेक्टेड टू द होम पेज, ठीक है। और एक और रिक्वायरमेंट आपने लिखी हुई है R43। अच्छा, लेट्स से इसमें आपने लिखा हुआ है कि जब आप यूजर साइन अप करे तो उसको जो डैशबोर्ड है या जो आपका पोर्टल का लॉगिन होम पेज है उस पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। अब जब हम रिक्वायरमेंट्स को सबको एनालाइज करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि नहीं, एक ही रिक्वायरमेंट है, साइन अप के बाद मूव करना है, रीडायरेक्ट होना है, लेकिन 23 नंबर रिक्वायरमेंट में होम पेज पे जा रहा है, 43 नंबर रिक्वायरमेंट में वो डैशबोर्ड पे जा रहा है। तो इट मींस यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सो वी हैव टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट भी अगर आ रहे हैं तो हमने वो भी रिजॉल्व करने हैं। अगर कोई इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट लगती है हमने वो भी इसको यहाँ पर रिजॉल्व करना है। सो ये हमारे एनालिसिस में आएगा, ठीक है। अब डिजाइन में क्या आता है, डिजाइन का मतलब है हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग भी स्टार्ट कर देनी है। नो व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग हियर, यानी कि अगर आपने कोई डायग्राम्स बनानी है रिक्वायर्ड है तो वो डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं। से यूएमएल डायग्राम्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप प्रोटोटाइप्स भी बना सकते हैं अगर इनफ रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन का फेज है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, प्रैक्टिकली हमें इसकी कोडिंग करनी है। प्रेफरेबली अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कोई यूज करते हुए हम इसकी कोडिंग कर लेंगे। टेस्टिंग अगेन दोनों टेस्टिंग इसमें आ सकती है, वेरिफिकेशन भी आ सकती है और वैलिडेशन भी आ सकती है। सो इसमें वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन दोनों होंगी। वेरिफिकेशन का मतलब है कि वी आर चेकिंग इज द सिस्टम वर्किंग करेक्टली, ठीक है। और वैलिडेशन का मतलब है हम कस्टमर से वेरीफाई कराएंगे, कस्टमर से कहेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक है या नहीं है। अगर होगा तो ओके हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से हम उसको इश्यू हमारा हो जाएगा, हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट में सिस्टम लॉन्च कर देंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। अब अगर कोई इस सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया है जिसको हमें ठीक करना है तो हम उसको चेंज मैनेजमेंट में हैंडल करेंगे। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इस तरह से फिर हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। ये तो हो गए हमारे फेजेस रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल की एक्टिविटीज, ठीक है, स्टैटिक व्यू जो देती है। डायनेमिक व्यू बेसिकली इसके डेवलपमेंट फेजेस देते हैं। सो इसको भी देख लेते हैं। RUP आइडेंटिफाइज 4 discrete development phases in the software process that are not equated with process activities। ये process activities हैं, ये दोनों एक चीज नहीं है।
The phases in the RUP are more closely related to business rather than technical concerns. Like this, ये phases है हमारे inception, elaboration, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन. ठीक है, ये 4 फेजेस हैं. इंसेप्शन में क्या होता है? इंसेप्शन में हमने बिजनेस केस बनाना है. सो ज्यादा जो हमारे ये फेजेस हैं वो बिजनेस रिलेटेड हैं एज कम्पेयर टू टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड. सो पहले में हम क्या करेंगे, हम बिजनेस केस देखेंगे. अगेन हमने फीजिबिलिटी देखनी है, मार्केट ट्रेंड्स देखने हैं. सो बिजनेस केस फॉर द सिस्टम, आइडेंटिफाई ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज दैट इज पीपल एंड सिस्टम्स that will interact with the system and define these interactions. So then this information is used to assess the contribution that the system makes to the business. Next one is elaboration. ठीक है, elaboration में क्या होता है? The goal of the elaboration phase is to develop an understanding of the problem domain, establish an architectural framework, develop the project plan and key risks. रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, डोमेन को अंडरस्टैंड करेंगे और एक आर्किटेक्चर बनाएंगे. ठीक है, यानी ओवरऑल हमने प्लानिंग करनी है. सॉर्ट ऑफ प्लानिंग हम कह सकते हैं कि इसमें हमने ओवरऑल प्लानिंग करनी है कि हमने क्या काम किस तरह से करना है. थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन. द कंस्ट्रक्शन फेज इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग. अब कंस्ट्रक्शन के नाम से इंडिकेट हो रहा है कि शायद हम डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर डिजाइन भी आएगा, प्रोग्रामिंग भी आएगी और टेस्टिंग भी आएगी. ट्रांजिशन. The final phase of the RUP is concerned with moving the system from the development community to the user community. In other words, we can say we are going to deploy our system and making it work in a real environment. So we can say this is deployment. The static view of the RUP focuses on the activities जो पहले बताई थी, जिसमें requirement थी, design था, analysis था, that take place during the development process. So these are called workflows in the RUP description. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो activities हैं जो static view देती हैं, basically ये हमारी workflows हैं. ठीक है, so ये हमारे workflows हैं जो हमने इसमें carry out होते हैं, जो complete होते हैं. यूज केसेस, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग या यूज केसेस को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू यूएमएल स्पेसिफिकेशन, यूज केस डायग्राम बेसिकली क्या होती है? एक्टर्स और यूज केसेस के दरमियान में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है. ठीक है, अब हमें पता है एक्टर्स का मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है वो एक्टर है, और यूज केसेस का मतलब है जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन बेसिकली हमारा यूज केस होता है. ठीक है, यूज, लेकिन इसको हमेशा वर्ब की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, या नाउन वर्ब की फॉर्म में लिखते हैं. बेसिकली यूज केस डायग्राम्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द यूजेज रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कि कौन सा काम किस तरह से परफॉर्म हो रहा है. मॉडल योर एनालिसिस ऑफ योर यूजेज रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्टम यूज केस मॉडल. यूज केस मॉडल्स शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स. ठीक है, कि हमने बेसिकली इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें कि जितनी डायग्राम्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट है, उनकी डेफिनेशन भी डिफरेंट है, उनकी जरूरत भी डिफरेंट है. किसी केस में हमें यूज केस की जरूरत होती है, किसी केस में हमें क्लास डायग्राम की जरूरत होती है. सो यूज केस डायग्राम हमारी बेसिकली किस पर्सपेक्टिव के लिए यूज होती है? यूज केस डायग्राम हमारी उस वक्त यूज होती है जब हमने अपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है, नॉट फ्रॉम द डेवलपर्स. ठीक है, डेवलपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं जरूरत, हमें स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करनी है तो हम यूज केस मॉडलिंग डेवलप करेंगे. ठीक है, अब आगे गाइडलाइंस देखते हैं. डिफरेंट यूज केसेस, एक्टर्स, रिलेशनशिप्स की क्या गाइडलाइंस है. एक्टर का मतलब है एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल सिस्टम दैट प्लेज अ रोल इन वन और मोर इंटरेक्शन विद योर सिस्टम. सो बेसिकली जिस केस में एक्टिविटीज ज्यादा होंगी या एक्शन ज्यादा होंगे उस केस में हम कहेंगे यूज केस डायग्राम बड़ी बनेगी. लेकिन जिस केस पे फ्रंट एंड पे ज्यादा काम नहीं है, प्रोसेसिंग का काम ज्यादा है, कैलकुलेशंस का काम ज्यादा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का काम ज्यादा है, तो उस केस में शायद यूज केस डायग्राम इतनी बड़ी नहीं बनेगी. ठीक है, लेकिन बैक एंड पे हमारा काम होगा, लेकिन यूज केस डायग्राम ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी. एक्टर का मतलब है जिसने भी कोई एक्शन परफॉर्म किया, एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है. Relationships. There are several types of relationships that may appear on a use case diagram. ठीक है, so association between actor and use case, association between two use cases. Actor और use case के दरमियान में तो association होती ही है, दो use cases के दरमियान में भी हो सकती है, दो actors के दरमियान में भी हो सकती है, दो use cases के दरमियान में भी हो सकती है. ठीक है, associations are depicted as lines connecting two modeling elements with an optional
open arrowhead open headed arrowhead on one end of the line indicating the direction of the initial invocation of the relationship. ठीक है, so generalizations are depicted as a close headed arrow with the arrow pointing towards the more general modeling element. Now what is generalization? जैसे हमने लेक्चर में भी देखा था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने जनरलाइजेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सारे रिलेशनशिप्स देखे थे, कॉन्सेप्ट्स देखे थे. उसमें ये देखा था कि जब एक सुपर क्लास और सब क्लास टाइप का रिलेशनशिप होता है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का रिलेशन होता है. यानी जो सुपर क्लास होती है वो बेसिकली जनरलाइज क्लास होती है और जो सब क्लास होती है वो उसकी स्पेशलाइज क्लास होती है. फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर एक यूजर होगा, ठीक है, तो यूजर को हम कह सकते हैं कि ये एक सुपर क्लास बन सकती है या एक्टर की फॉर्म में एक एक्टर यूजर बन सकता है. अब इसके साथ जो जनरलाइजेशन रिलेशन है वो किसका होगा? लेट मी टेल यू. इसके साथ जो जनरलाइजेशन रिलेशन है वो बेसिकली किसका होगा? वो जनरलाइजेशन रिलेशन अगर एक एडमिन है वो भी यूजर है, ठीक है, अगर एक गेस्ट है वो भी यूजर है, इसी तरह से अगर एक कस्टमर है तो वो भी यूजर है, अगर सप्लायर है वो भी यूजर है. इट मीन्स ये सारे डिफरेंट यूजर्स हैं. तो हम एक्टर्स में जनरलाइजेशन बना सकते हैं बिटवीन यूजर, एडमिन, यूजर एंड गेस्ट, यूजर एंड कस्टमर, ठीक है. सो ये हमारा एक जनरलाइजेशन रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है विद अ क्लोज हेडेड एरो, विद द एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोर जनरल एलिमेंट. यानी कि अगर ये एरो है तो ये बेसिकली एरो कहां से कहां तक होगा? ये एरो होगा एडमिन से लेके और यूजर तक, ठीक है. अगर मैं जनरलाइजेशन बनाऊंगी तो वो जनरलाइजेशन इस तरह से बनेगी. जो मोर जर्नल है एरो मेरा वहां तक जाएगा फ्रॉम स्पेशलाइज्ड. ये स्पेशलाइज्ड मेरा एडमिन है, या स्पेशलाइज्ड आपका गेस्ट हो सकता है, या स्पेशलाइज्ड आपका कस्टमर हो सकता है. सो स्पेशलाइज्ड से वो मोर जर्नल की तरफ जाएगा. इसी तरह से सप्लायर भी हो सकता है. So what is system boundary? The rectangle around the use cases is called the system boundary box, and as the name suggests, it indicates the scope of your system. So the use cases inside the rectangle represent the functionality that you intended to implement. ठीक है, so वो पूरा एक rectangle होगा जिसके अंदर enclosed होगा हमारा use case का system, पूरा use cases, वो हमारी system की boundary होती है. So system boundary basically क्या represent कर रही होती है? System boundary हमारे project का स्कोप रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. सिस्टम बाउंड्री बेसिकली टेल्स अस अबाउट द प्रोजेक्ट स्कोप, किस प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है. ओवरऑल अगर हमने कोई बिल्ट इन मॉड्यूल्स यूज किए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर कुछ कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो, कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो. सो जितना काम हमारे स्कोप के अंदर है, हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर है, वो सिस्टम बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है. The use cases inside the rectangle represent the functionality that you intend to implement, ठीक है. Indicate release scope with a system boundary box. Avoid meaningless system boundary boxes, ठीक है. एक्स्ट्रा बाउंड्री बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट एक रिक्वायर्ड है जो वो बना लें. और आज का जो, जैसे ये एक डायग्राम है जिसमें दो एक्टर्स के दरमियान में जनरलाइजेशन शो की हुई है. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एडमिन और कस्टमर के साथ जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप है, ठीक है. सो यहाँ पर NRFC कस्टमर और साथ में जो हमारा कस्टमर, यानी कस्टमर की एक पर्टिकुलर टाइप है और दूसरा एक जनरलाइज्ड वे में कस्टमर के बारे में लिखा हुआ है. सो इन दोनों के दरमियान में इस तरह से जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. बाकी एज वी ऑल नो कि यूज केसेस को हम ओवल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो ये हमने यूज केसेस. दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पर हर जो यूज केस है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, लाइक ओपन अकाउंट, डिपॉजिट फंड्स. फंड्स इज नॉट अ यूज केस, फंड्स कांट बी यूज केस. डिपॉजिट फंड्स इज अ यूज केस, ठीक है. करेंसी इज नॉट अ यूज केस, कन्वर्ट करेंसी इज अ यूज केस. सो ये मिस्टेक किसी ने नहीं करनी. इसी तरह से दो यूज केसेस के दरमियान में भी हमने रिलेशनशिप देखा है. दो यूज केसेस के दरमियान में देखें, इंक्लूड भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है. What is include relation? Include relation means जैसे डिपॉजिट फंड्स को देख लेते हैं, डिपॉजिट फंड्स के साथ इंक्लूड हुआ हुआ अपडेट बैलेंस. इसका मतलब है जब डिपॉजिट होंगे फंड्स, जिस केस में भी हमारे फंड्स में कोई कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा, लाजमी सी बात है, ये एक नेसेसिटी है कि अपडेट होना चाहिए बैलेंस को,
ठीक है। इसी तरह से अगर विदड्रॉ करेंगे फंड्स को तो ये एक नेसेसिटी है कि बैलेंस को अपडेट होना चाहिए। सो एक यूज केस के एग्जीक्यूट होने पे अगर दूसरा मस्ट एग्जीक्यूट होगा, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंक्लूड रिलेशनशिप। नो व्हाट इज एक्सटेंड रिलेशनशिप? एक्सटेंड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये केस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो बोनस कैलकुलेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं कि हर केस पे बोनस कैलकुलेट हो। अगर बोनस होगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इट मींस ये एक्सटेंड रिलेशन है। ये मैसेज है जो ऊपर एसोसिएशन बताई हुई है, अमाउंट ओवर 10,000 और एज ओवर 55 तो बोनस कैलकुलेट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। सो आज का टास्क आप लोगों का लैब का ये है कि आपने एक्टर को आइडेंटिफाई किया, यूज केसेस और साथ में उनके रिलेशनशिप्स। ठीक है, इंक्लूड है, एक्सटेंड है, जितने एक्टर्स हैं, यूज केसेस, सिस्टम बाउंड्री और मैसेजेस, ये सारी चीजें प्लस अगर कोई जनरलाइजेशन एग्जिस्ट करिए तो वो भी आपके प्रोजेक्ट के इंशाल्लाह आज लैब में आपने करके देने। ठीक है। सो आई थिंक हमने ये यूज केसेस वाला टॉपिक और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस वाला जो टॉपिक है वो दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लैब में क्लास डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।